क्या आप स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख के घबरा जाते हैं? क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स का अप एंड डाउन देख के आप परेशान हो जाते हैं? क्या आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हैं जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के जितना रिस्क ना हो बट डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए? अगर इन सारे क्वेश्चनों में से किसी का भी आंसर हाँ है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले म्यूचुअल फंड की थर्ड कैटेगरी, दैट इज हाइब्रिड फंड। इस फंड से आप बहुत कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो आप इक्विटी और डेट फंड में नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हाइब्रिड फंड के बारे में सारी जानकारी हम लोग देने वाले हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग पाठशाला। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, सेविंग्स के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो है ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड के बारे में। बट फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और जो लोग रेगुलर हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, वो लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिड फंड, व्हाट आर हाइब्रिड फंड फ्रेंड्स? हाइब्रिड फंड वो फंड होता है जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा ना तो इक्विटी में पूरा लगाता है ना डेट में पूरा लगाता है। वो यूज करता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंड्स, यानी कि वो आपका पैसा इक्विटी में भी लगाएगा, डेट फंड में भी लगाएगा, वो आपका पैसा मार्केट स्कीम्स में भी लगाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, इवन वो डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो एज पर द हाइब्रिड फंड स्कीम्स वो आपका पैसा डिफरेंट स्कीम में एलोकेट करता है, जिससे कि वहाँ पे आपका पैसा सेफ भी रहता है और हाई रिटर्न रहने की भी वहाँ पे चांसेस रहते हैं। अच्छा, जो लोग हमारी ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो अगर उन्होंने पहली बार देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड वाले वीडियो भी जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, हाइब्रिड फंड जो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम रिस्की रहता है। अब क्योंकि ये कम रिस्की है तो यहाँ पे रिटर्न भी इक्विटी के मुकाबले कम रहते हैं। वहीं अगर अपन इसको डेट से कंपेयर करें तो डेट फंड से यहाँ पे मच बेटर रिटर्न्स रहते हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि 50s एंड 60s में है, जिनको कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जितना रिस्क नहीं लेना बट डेट म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट रिटर्न कर, तो उनको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने कैटेगराइज किए हुए हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है। द फर्स्ट वन इज एग्रेसिव म्यूचुअल फंड, सेकंड इज बैलेंस म्यूचुअल फंड एंड थर्ड इज कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं एक एक करके। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। यहाँ पे 60 to 80% आपका स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, और अदर जो पैसा होता है, बैलेंस जो पैसा होता है, वो डेट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिनका भी हॉरिजन 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर्स है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर कीजिए। हमारा सेकेंड कैटेगरी में आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड। नाम से फिर आप समझ गए होंगे कि ये बैलेंसली दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि 50-60% अगर स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता है, 50-60% अपना डेट में भी इन्वेस्ट करता है। दोनों में बैलेंस्ड है, इसीलिए इसका नाम बैलेंस फंड है। यहाँ पे वो इन्वेस्टर्स बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस रिटर्न और बैलेंस रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, यहाँ पे आपका पैसा 10 to 20% स्टॉक में होता है और बाकी सारा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि हायर एज में जा चुके हैं और अपने फंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, बट थोड़ा बहुत वो इक्विटी में अपना एक्सपोजर चाहते हैं। तो ये फंड उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हमने बात की कि व्हाट आर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और यहाँ पे किस तरह से एसेट एलोकेशन आपका होता है। फ्रेंड्स, हाइब्रिड फंड के बाद हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग, कुछ आगे बातें। हमने डिस्कस किया म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की, यानी कि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड पर हमने एक वीडियो बनाया, हमने डेट म्यूचुअल फंड पर दूसरा वीडियो बनाया, और उसके बाद हमारा ये थर्ड जो म्यूचुअल फंड है दैट इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसके बाद जो जानने की बातें हैं आपके लिए, मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं पहले बनाऊं, बट मुझे लगा कि पहले एक्सप्लेनेशन कर दे, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। वो चीज़ क्या है ये जानना आपके लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, यानी कि इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड फंड। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में, आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि यार कौन सा चूज़ करें और कौन सा नहीं। मेरी एज तो ये है, मेरे रिस्क ये हैं, मेरे पास इस तरह की लायबिलिटीज़ हैं, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड एक्स एंड वाई एंड जेड। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला आपको जानना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि आप वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। क्या आप उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आएगा उससे अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी करेंगे? क्या आप उससे उनकी मैरिजेस में उसको इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप उससे उनके हायर एजुकेशन के लिए में लगाएंगे? या आप उस रिटर्न से कोई अपना घर खरीदेंगे? या उस रिटर्न से आप अपना कोई कार लेंगे या कोई ड्रीम हॉलिडे पे जाएंगे? या फिर एक्स वाई एंड जेड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो जो फैक्टर्स हैं वो सब होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट को चालू करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ, ये इसके पीछे मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, और उसे आप अपना कहीं ना कहीं लिख के रखिए कि ये एक्स इन्वेस्टमेंट मेरा ए ऑब्जेक्टिव के लिए है, जेड इन्वेस्टमेंट मेरा बी ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट से पहले, म्यूचुअल फंड से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। सेकेंड आता है रिस्क। आपने वो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर लिया, ना उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा क्या रिस्क है। कहीं ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव पूरा होने से पहले ही उसमें जो इन्वॉल्व रिस्क है वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा ही ना होने दे। तो आपको रिस्क एनालिसिस भी उस इन्वेस्टमेंट में जो इन्वॉल्व है उसको कंसिडर करके चलना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया, आपने उसमें रिस्क जो इन्वॉल्व थे उसको भी सेट ऑफ कर दिया। अगला फैक्टर है रिटर्न्स। जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव के दौरान कहीं रिटर्न्स में कुछ इंटरफेरेंस तो नहीं आएगा? कहीं रिटर्न्स अफेक्टेड तो नहीं हो जाएंगे? क्या वो रिटर्न्स स्टेबल तो रहेंगे? आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसके लिए आपको बिल्कुल 101% एक्स अमाउंट चाहिए, तो आप अनस्टेबल रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाओगे। तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न, वो आपको मिले। फ्रेंड्स, अगला है ड्यूरेशन। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपने उसमें सब कुछ एनालिसिस कर लिया, रिस्क एनालिसिस कर लिया, रिटर्न्स एनालिसिस कर लिया, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर लिया, सब कुछ क्लियर है। अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव के ड्यूरेशन के लिए फिट बैठता है? अगर फिट बैठता है तो गो विद इट। इट्स वेरी सिंपल। अगला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है या आपने किसी एजेंट के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू की है। अब डायरेक्ट में और ब्रोकर में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पे लाके देती है। तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंस रेशियो में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट प्लान चुनने हैं रेदर देन रेगुलर प्लान। तो आजकल ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आजकल ऐसी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी सेविंग हो जाए। इसके बाद जो है वो है टैक्सेशन, जो कि बहुत मैटर करता है। आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक अच्छा ड्यूरेशन लिया और आपने एक बहुत अच्छा रिटर्न भी उसमें बनाया, बट क्या हुआ, उसमें टैक्स इतना ज़्यादा लग गया कि आपके रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया। उसकी प्लानिंग आपको स्टार्टिंग से ही रखनी चाहिए, उसको आपको स्टार्टिंग से ही कंसिडर करना चाहिए। टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने टैक्सेशन को अच्छे से प्लान किया तो वो भी आपको अर्निंग में हेल्प करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँ, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आपने हाइब्रिड फंड को आज डिस्कस किया, हाइब्रिड फंड में मिक्सअप होता है डेट का और इक्विटी का। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से टैक्सेशन लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। हाइब्रिड फंड में जो डेट पार्ट है उसमें डेट फंड के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, और जो इक्विटी वाला पार्ट है उसमें इक्विटी फंड के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो इस बात को जरूर कंसिडर करके रखिएगा, हो सकता है ये बात आपको कभी ना कभी आगे फ्यूचर में काम आएगी। तो फ्रेंड्स, हम आ गए वीडियो के लास्ट पार्ट पे। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, फूफा जी के बच्चों को, मामा जी के बच्चों को, मौसा जी के बच्चों को, सबको शेयर कीजिए। उन्हें भी ये वैल्यू इन्फॉर्मेशन दीजिए। वैल्यू इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी के इकोनॉमिकल डिसीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। और रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को सिप चालू करवाई है ओनली 1000 रुपीज़ अ मंथ, तो फ्रेंड्स 101% वो बंदा आपको बहुत दुआएं देगा जब उसका फंड मैच्योर होता है। सेविंग हमेशा फोर्स्ड होती है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ अगर आप फोर्स नहीं करोगे तो वो नहीं होगी। तो गो फॉर इट, गो फॉर द सेविंग, गो फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड गो फॉर द पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ। ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।